हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। आपके लेके आए आज उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दुकानदार 1 रुपये में 4 टॉफियाँ बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता है तो बताइए कि उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए, आपको दे रखा है कि 1 रुपये में 4 टॉफियाँ बेचकर, यानी 4 टॉफी कितने में बेची हैं? 1 रुपये में। तो एक टॉफी कितने में बेचेगा? 1/4 रुपये में। क्लियर। अब वो कह रहा है कि उसे 1 रुपये में 4 टॉफी बेचकर 75% का लाभ अर्जित करता है। माने तो उसने खरीदी कितने की थी? X रुपये की खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? X रुपये की। उस पर लाभ कितना कमा रहा है? 75% का। तो जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, यानी 175% निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य है कितना? 1/4 है। क्लियर। यानी हमने x मान लिया क्रय मूल्य, उसमें जब हमने लाभ जोड़ दिया तो हमें कितना मिल गया? विक्रय मूल्य मिल गया। तो x गुणा 175/100 बराबर विक्रय मूल्य। उसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से कटेगा ये 7 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से खत्म हो जाएगा 1 बार। और यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 1/7। ये 7 चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 1/7। तो इसका मतलब क्या है? देखिए 1/4 का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि 1 रुपये में 4 टॉफी बेची जा रही है। इस 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जा रही है? 7 टॉफी खरीदी जा रही है, क्योंकि ये क्या है? क्रय मूल्य है। इस 1/4 का मतलब था कि 1 रुपये में 4 टॉफी खरीदी बेची जा रही है। इस 1/7 का मतलब है कि 1 रुपये में 7 टॉफी खरीदी जा रही है। तो आपसे यही पूछा था कि 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी जा रही है। कितनी खरीदी जा रही है 1 रुपये में? 7 टॉफी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धनराशि समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले से आपका ये आंसर निकल आएगा। क्या है फॉर्मूला? देखिए, T1/T2 बराबर होता है N1-K1/N2-K1। T1 क्या है? देखिए T1 क्या है? पहला समय, यानी 8 वर्ष दे रखा है। और T2 हमें पूछा है समय कितने वर्षों में, यानी T2 हमें निकालना है। N1 क्या है? पहला गुना, पहला कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3-K1। और N2 कितना दे रखा है? 7 गुना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7-K1। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। और 7 में से 1 गया तो 6। 2/6 का मतलब 1/3। तो 8/T2 बराबर दे रखा है 1/3। तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? T2 बराबर हो जाएगा 8 या 24, यानी 24 वर्ष। आपसे यही पूछा था कितने वर्ष में वो आपका 7 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रवीण किसी कार्य को 10 दिनों में तथा धीरज 11 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में। देखिए प्रवीण दे रखा है, यानी पी मान लिया, और एक दे रखा है आपका धीरज, यानी हमने डी मान लिया। प्रवीण कितने दिन में खत्म कर देता है? 10 दिन में। और धीरज खत्म कर देता है 11 दिन में। हम जो पूरा काम मानते हैं वो क्या मानते हैं कि दोनों के जो काम का समय दे रखा है उसका एलसीएम को हम पूरा काम मान लेते हैं, यानी 10 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 110। हमने मान लिया कि पूरा काम कितना था? 110 था। इसको पी 10 दिन में खत्म कर देता है, और डी का मतलब धीरज, धीरज कितने दिन में खत्म कर देता है? 11 दिन में खत्म कर देता है। देखिए जब पी 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 110/10 करेंगे कितना आ जाएगा? 11। और धीरज 11 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता है? 110/11, यानी कि 10 यूनिट। यदि पूरा काम 110 है, जिसमें से एक दिन में डी कितना करता है? 10 यूनिट। और प्रवीण यानी कि पी कितना करता है? 11 यूनिट काम। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। काम किसने छोड़ा है? धीरज ने। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। इसका मतलब काम अंत के जो 3 दिन होंगे धीरज को छोड़ने के बाद में, तो अंत के जो 3 दिन काम किसने किया होगा? प्रवीण ने किया होगा। तो अंत के 3 दिन में प्रवीण ने कितना काम कर दिया होगा? तो देखिए प्रवीण एक दिन में करता है 11 यूनिट काम,
एक दिन में 11 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 11 तिया 33, यानी 33 यूनिट काम कर देगा 3 दिन में। शेष काम कितना बचा? कुल काम था 110, 33 यूनिट काम हो गया, शेष काम बचा आपका, ये बच जाएगा आपका 77, है ना, 77 बच जाएगा आपका। नहीं, इतना काम बचा। इतना काम किसने किया होगा? दोनों लोगों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि शुरू में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, दोनों लोगों ने मिलकर काम किया होगा। अब दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 + 10 यानी कि 21 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 77 काम करने में उसे कितना समय लग जाएगा दोनों को? 77/21, उसको काट पीट कर लेंगे। देखिए 7 से कटेगा 3 बार, 7 से कटेगा 11 बार, यानी 11/3। 11/3 का मतलब होता है कि 3 सही 2/3, यानी इतने दिन उनको शुरू में लगे थे और 3 दिन उनको अंत में लगे थे। तो कुल मिला के समय कितना लग गया? 3 + 3 सही 2/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन, यानी पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लग जाएंगे? 6 सही 2/3 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या था? 6 सही 2/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के और लड़कियां 5:2 के अनुपात में हों, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया? देखिए कुल बच्चे दे रखे हैं आपको 420, इसमें से लड़के और लड़कियां किस अनुपात में? 5:2 के अनुपात में, यानी कुल बच्चे हैं 420, जो किस अनुपात में बटे हुए हैं? 5:2 के अनुपात में। यदि अनुपात की दृष्टि देखेंगे दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, तो 7 की वैल्यू दे रखी है आपको 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 420/7, यानी कितना आ जाएगा? 60। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 60। क्लियर? अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60 × 5 = 300। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 6 दूनी 12, यानी 120। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कॉलेज में लड़के कितने हैं? 300, लड़कियां कितनी हैं? 120। इस लड़कों में से भी 1/5 भाग में क्या हुआ है? भाग लिया है, कैंप में भाग लिया है। तो 300 का 1/5 कितना हो जाएगा? 300 का 1/5 हो जाएगा। देखिए 300 × 1/5, यानी कि 60, यानी 60 लड़कों ने क्या किया है? भाग लिया है। और लड़कियों के कितने हिस्से ने भाग लिया? 1/8 ने, यानी 120 का 1/8 कितना कटेगा? 15 बार, यानी 15 लड़कियों ने भाग लिया है और 60 लड़कों ने भाग लिया है। आपसे पूछा है कि कैंप में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो 60 + 15 कितना हो जाएगा? 75, यानी कुल भाग लेने वाले विद्यार्थी कितने थे? 75। आपसे यही पूछा था कितने विद्यार्थी कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात कितना है? 4:5 है। उसमें कितने लीटर दूध और डाला जाए कि उनका अनुपात 8:9 हो जाए? अब मिलाया क्या जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। तो देखिए कुल मात्रा जो है कुल कितनी है? 162 लीटर है, जिसमें से दोनों का अनुपात कितना है? 4:5, यानी 4 और 5 9। 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 162। ये अनुपात की दृष्टि से दोनों का जोड़ है, ये कुल जोड़ है, दोनों जोड़ क्या होंगे? बराबर। तो 4 और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यानी 4 और 5 9। 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 162, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 162/9, यानी कि 18। 9 से कितने कट जाएगा? 18 बार। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 × 18, यानी कि 72। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 × 18, यानी कि 90। इसका मतलब 4 क्या था आपका? 4 था आपका दूध, पानी कितना था? 5, यानी दूध कितना है? 72 लीटर और पानी कितना है? 90 लीटर। क्लियर? अब आपसे बोला है कि कितना दूध और डाल दिया है, हमने मान लिया x लीटर दूध और मिला दिया है, तो दूध मिलाएंगे, दूध की मात्रा ही बढ़ेगी, तो हमने x वाले में दूध वाले में क्या कर दिया? x लीटर को जोड़ दिया। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात कितना हो जाए? 8:9 हो जाए। हमने दोनों का अनुपात कितना कर दिया? 8:9, यानी 8/9 कर दिया। ये दूध है और ये आपका पानी है, ये भी दूध है, ये पानी है, तो दूध बटे पानी बराबर दूध बटे पानी। अब दोनों बराबर सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 9 से कटेगा ये आपका 10 बार, और 10 8 80, यानी कि 72 + x बराबर 80। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 80 - के 72 बराबर
8 लीटर। इसका मतलब एक्स हमने क्या माना था, बनाया गया दूध माना था, तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आई 8 लीटर। तो आपसे यही पूछा था कि कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 8 लीटर आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 रुपये का भुगतान करना पड़े। तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को, देख लीजिए। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम सवाल को कर देंगे। देखिए M1 कितना है 60, यानी कि भैंस कितनी है 60, कितने दिन तक चलाती है 40 दिन तक, कितने रुपये खर्चा आता है 180। ये W को आप वर्क समझ लीजिए चाहे वेजेज समझ लीजिए, वेजेज का मतलब किराया, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा बटे में। M2 कितना दे रखा है, देखिए M2 दे रखा है, यानी आपको M2 तो निकालना है सॉरी, और D2 दे रखा है आपको 20। भुगतान कितना करना पड़ता है 135। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20 से कट जाएगा ये 2 बार, और देखिए 60 से कट जाएगा ये आपका 3 बार, 3 से कट जाएगा आपका 45 बार, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। M2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपकी 90। आपसे ये पूछा था कितनी भैंसें चला सकते हैं, तो 90 भैंसें चला सकते हैं। ये था आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो देखिए इस तरह सवालों को हमको कैसे करना है, इस तरह सवालों को हम एलिगेशन की सहायता से कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हमने मान लिया मेल थे, ये आपके फीमेल थे। शुरू में मेल की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, देखिए 10% की, हमने यहाँ 10% लिख लिया। फीमेल की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 8% की, हमने यहाँ 8% लिख लिया। अब दोनों की संख्या में ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई है 9%, हमने बीच में लिख लिया 9%। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के अंतर को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 10 माइनस के 9 कितना हो गया 1, और इन दोनों के अंतर को यहाँ लिख दीजिए, 9 माइनस के 1 कितना हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ, ये जो अनुपात निकल के आया 1:1, ये वो उस संख्या को शो करता है, उस अनुपात को शो करता है जिस अनुपात में शुरू में जनसंख्या थी। यहाँ शुरू में जनसंख्या कितनी थी 8000, 8000 में से जो महिला और पुरुष थे वो किस अनुपात में थे 1:1। 1:1 का मतलब कितना होता है बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब ये हुआ कि 1 और 1 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8000 बट्टे में 2, यानी कि 4000। तो आपसे पूछा था कि शुरू में पुरुषों की संख्या कितनी थी, शुरू में पुरुषों की संख्या थी आपकी 4000। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर कितना है 115। तब दोनों संख्या में छोटी संख्या कितनी होगी, तो देखिए इन दोनों संख्या में अंतर कितने का है 3 और 8 का अंतर है, 3 और 8 में कितने का अंतर है 5 का, और 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 115 है, ये भी अंतर है ये भी अंतर है, यानी 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 115। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 बटे में 5, यानी कि 23। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23। आपसे पूछा कि छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है 3 है, 23 दिया 69, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 69। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, तीन संख्या का औसत दे रखा है 60, यदि उनमें से पहली सतह शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो। यदि उनमें पहली संख्या जो है वो शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो, तो पहली संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए 3 संख्या दे रखी है आपको, पहली और बाकी 2, हमने तीनों संख्या मान ली, हमने ए बी और सी। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि तीनों संख्या का जो औसत है वो कितना है 60 है। तीनों संख्या का औसत 60 है, इसका मतलब योग कितना होगा, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। संख्या कितनी है 3, तो योग बराबर हो जाएगा तीनों का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या, यानी कि 60 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 180, यानी कि तीनों का योग निकल के आ गया 180। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि पहली जो संख्या है यानी ए जो है वो दोनों संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है,
यानी ए बराबर दे रखा है बी प्लस सी बटे में 4। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 4a बराबर आ जाएगा हमारा बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं 4a। तो देखिए बी प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं 4a। तो ये तो पहले से दे रखा है और बी प्लस सी की जगह पे क्या रख सकते हैं 4a बराबर कितने दे रखा है 180। तो 4a प्लस ए यानी कि 5a की वैल्यू रखी है 180। तो ऐसे ए की वैल्यू कितनी जाएगी 180 बटे में 5, 5 से कट जाएगा आपका 36 बार, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 36। आपसे यही पूछा था कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी दे रखी है 25 वर्ष। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या होगी, देखिए औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बंटना। तो दूसरी बात क्या होती है, यदि औसत के बराबर यदि कोई संख्या जोड़ी जाए या फिर औसत के बराबर यदि कोई संख्या घटाई जाए तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है कि औसत के बराबर यदि कोई संख्या हम औसत में जोड़ते हैं तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और औसत के बराबर यदि कोई संख्या हम घटाते हैं तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कप्तान आया है वो कप्तान यदि हमारे औसत के बराबर यानी 25 साल का ही होता तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कप्तान कुछ ज़्यादा लेके आया जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया है 1 वर्ष बढ़ गया है। तो जो 1 वर्ष बढ़ा है वो कितने लोगों में बढ़ा होगा, जो 12 खिलाड़ी तो पहले से थे, एक वो खुद आ गया, खुद का भी तो बढ़ा होगा, इसका मतलब कुल मिला कितना बढ़ गया 13 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 13 वर्ष तो बढ़ा दिया उसने। आगे बात वो औसत के बराबर खुद लेके आया होगा, यानी 25 साल तो वो लेके आया होगा, ऊपर से 13 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया होगा जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया 1 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब वो कुल कितने साल का होगा 25 और 13 38 साल का होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 वर्ष। इसको दोबारा समझ लीजिए। देखिए यदि वो 25 साल का ही होता तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 25 साल से ज़्यादा का है जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वर्ष लेके आया वो सब में बराबर बराबर बढ़ गई। तो 25 का तो वो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लाया होगा। एक्स्ट्रा कितना लाया होगा, तो देखिए 12 खिलाड़ी पहले से थे, एक वो अपना, यानी 13 वर्ष एक्स्ट्रा लाया होगा जिसकी वजह से 1 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ गया सब में। तो कुल मिलाकर वो कितना लाया होगा 38 वर्ष का होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में अनुपात बताइए। तो जब घनों के आयतन दे रखे हो तो उनकी भुजाओं में अनुपात पूछे तो भुजाओं में जो अनुपात होता है वो घनमूल के अनुपात के बराबर होता है। तो 27 का घनमूल क्या आ जाएगा 3 और 1 का घनमूल कितना आ जाएगा 1। इसकी जो भुजाओं में जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। यदि घन का अनुपात दे रखा हो भुजाओं का अनुपात पूछा है तो उनका घनमूल का अनुपात निकाल दें, हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप बताइए। देखिए प्लॉट का परिमाप कैसे निकालेंगे। देखिए आयताकार प्लॉट जो होता है उसका परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है ये परिमाप होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लंबाई कितनी दे रखी है 5 यूनिट और चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 यूनिट। इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 गुणा 5x प्लस के 4x, यानी कि हो जाएगा 4 5 9 दूनी 18, यानी 2 गुणा 9x। ये x कहाँ से आया, जब हम कोई अनुपात हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई गुणक साथ में लेना होता है। हमने अनुपात हटा दिया, इसको हम 5x मान लिया, इसको हमने 4x मान लिया। अब देखिए इनका जो परिमाप होगा वो कितना होगा 2 गुणा 9x। आपसे परिमाप पूछा है तो देखिए जो भी हमारा परिमाप होगा उसमें 9 का गुणा जरूर रखा होगा, यानी जो भी हमारा परिमाप में आंसर आएगा वो 9 के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि इसमें परिमाप में 9 साथ में आ रहा है। तो देख लेते हैं एक ऑप्शन कौन सा हमारा जो 9 के मल्टीपल में है। देखिए ये इसमें 9 का भाग नहीं जाता, ये भी 9 का भाग नहीं जाता, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 का भाग जाता है, देखिए इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। इसका दूसरा तरीका जो लॉन्ग तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला तरीका बता दिया मैंने, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारी परिमाप है वो भी 9 के मल्टीपल में है और परिमाप ही हमसे पूछिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखिए जो भुजाएं दे रखी है वो 5:4 के अनुपात में दे रखे हैं, तो एक भुजा हो जाएगी 5x, दूसरी भुजा हो जाएगी 4x। इनका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि सॉरी परिमाप निकालने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, 5 4 9 2 9 दूनी 18, यानी इनका परिमाप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18x। अब जरा मुझे बताइए कि इनकी जो भुजाएं दे रखी हैं वो किस अनुपात में दे रखी हैं 5:4 के अनुपात में। एक भुजा हमने मान ली 5x, दूसरी कितनी दे रखी है 4x।
इनका जो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। इधर रखा आपका 500 के बराबर, तो 5 चौक 20, यानी कि 20 एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी है 500। 20 से 500 कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 का वर्गमूल यानी कि 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो आपसे परिमाप कितनी रखी थी, 18 एक्स। तो परिमाप कितनी जाएगी, 18 गुणा 5 यानी कि 90। ऐसे भी 90 आंसर निकल के आ रहा है। जो डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताया था कि जो भी परिमाप होगी वो 9 के मल्टीपल में होगी। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 9 का मल्टीपल दे रखा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग कितना है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूरी चलेगी। तो देखिए, जब भी अनुप्रवाह की बात हो, यानी जिधर धारा बह रही है उधर ही आपको नाव चलानी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। तो नाव की चाल कितनी है, 16 किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर। तो कुल मिला के चाल कितनी होगी, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दूरी पूछिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी होगी, 19.5, और समय कितना दे रखा है, 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे, क्योंकि 4 घंटे में, इसलिए हमने समय को भी घंटे में चेंज कर लिया। अब 19.5 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 58.5 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 58.5 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई को 15% और 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसलिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। x क्या है, पहली वृद्धि, बाई क्या है, दूसरी वृद्धि। पहली वृद्धि कितनी है, 15% की, दूसरी वृद्धि कितनी है, 10% की। 15 गुणा 10/100, 15 10 कितना हो गया, 25। 15 10 कितना हो गया, 25। आगे देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 15 में 10 का बताएंगे कितना आ जाएगा, 1.5। कुल मिला वृद्धि कितनी होगी, 26.5% की। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करता है, और वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से वापस आ जाता है ए पर। पूरी यात्रा के लिए उसको औसत चाल बताइए। ठीक, औसत चाल इस तरह सवाल में कैसे निकालते हैं, इसलिए आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स कितना दे रखा है आपका, एक्स क्या है यहाँ पे, पहली चाल 36, बाई क्या है, दूसरी चाल यानी कि 45, बटे में दोनों का जोड़ यानी कि 81। तो सॉल्व कर लेंगे, 9 से कटेगा ये 9 बार, 9 से कटेगा ये 5 बार, 9 से कटेगा ये 4 बार, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, यानी औसत चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इन ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ बताइए कितना होगा। देखिए जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के कितने % के बराबर है, 80% के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी जो है हमारा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, सीपी जो है हमारा वो विक्रय मूल्य यानी एसपी के कितने % के बराबर है, 80% के बराबर, 80/100। क्लियर, 80/100 का मतलब होता है 20 से कटेंगे 4 बार, 20 से कटेगा ये 5 बार, यानी सीपी अपॉन यहाँ से एसपी मिल जाएगा हमें 4/5। देखिए ये जो एसपी दे रखा है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और 4/5 आपका शेषफल बचा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी आपका 4 है और एसपी कितना है, 5, यानी यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 4, और विक्रय मूल्य कितना है, 5। यानी यदि कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी जा रही है और 5 रुपये में बेची जा रही है, तो लाभ कितने का होगा, लाभ हो जाएगा आपका 1 रुपये का। लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आपका 1 रुपये का। कितने पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है आपका 4, यानी 1/4। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 का गुणा, यानी 1/4 गुणा 100, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो कितने % का लाभ हो जाएगा, 25% का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे इस तरह के सवाल को, देख लीजिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 20% की वृद्धि होने से कितने अंडे कम मिलते हैं, 2 अंडे, कितने रुपए पे, 24 रुपये पे, यानी 24 का 20% कितना हो गया,
24 का 20% हो जाएगा आपका 24 दूनी 48/10 यानी कि 4.8, यानी 4.8 की वृद्धि होने से कितने अंडे कम मिलते हैं हमें? 2 अंडे कम मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 4.8 की वृद्धि नहीं होती तो हमें 2 अंडे कम नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि 4.8 रुपए की वृद्धि होने से हमें 2 अंडे कम मिलने का मतलब ये है कि 2 अंडे की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4.8 रुपए के बराबर है। क्लियर? 2 अंडे कितने के आते हैं? 4.8 रुपए के आते हैं। कब? मूल्य बढ़ने के बाद। तो एक अंडा कितने का आएगा? एक अंडा आ जाएगा आपका 4.8 अपॉन में 2, यानी कि 2.4 रुपए का। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यदि एक अंडा 2.4 रुपए का आ रहा है तो आपसे पूछा कि वर्तमान प्रति दर्जन भाव, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे। तो 12 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 अंडे का मूल्य हो जाएगा 2.4 इंटू की 12। तो 12 गुना 2.4 में करेंगे कितना आ जाएगा? 28.80 रुपए। आपसे यही पूछा था कि एक दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा? 28.8 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखिए, ये आपका शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको कुछ नहीं करना होता, जो शेषफल यहाँ पे दे रखा है उसी में आपको इस शेषफल से क्या करने देना है? भाग दे देना है। तो जब 48 में 43 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा? 5। 5 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी जो शेषफल बच रहा है उसको, जो यहाँ पे संख्या दे रखी है उससे हमें क्या कर देना है? भाग कर देना है, यानी उसके शेषफल में संख्या से भाग कर देना है। तो जो शेषफल बचेगा वो वही शेषफल होगा जो इसको भाग देने से मिलेगा। तो 48 में जब 43 से भाग देंगे शेषफल कितना आ जाएगा? 5। हमारा राइट आंसर भी कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया जाता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलते, तो धनराशि कितनी होगी? देखिए, ये 24 रुपये हमें अधिक क्यों मिल रहे हैं? 24 रुपये हमें अधिक इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ब्याज की दर 1% बढ़ गई है। तो 1% जो बढ़ी है वो 1 साल के लिए बढ़ी है, लेकिन जो धनराशि उधार दी गई है वो कितने साल के लिए उधार दी गई है? 2 साल के लिए। यानी 1% 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितने परसेंट ब्याज दर हो जाएगी? 2%। तो 2% की वैल्यू दे रखी है आपको 24 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू जाएगी 24/2 यानी कि 12 रुपये। क्लियर? आपको पूछा धन कितना है, धनराशि कितनी है? धनराशि में हमेशा कितनी होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 100 यानी कि 1200। क्लियर? आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1200। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखिए, ये 1% की वृद्धि होने से हमें 24 रुपये अधिक मिलते हैं। 1% की वृद्धि होने से 24 रुपये अधिक मिलते हैं। कब? 1 साल में। लेकिन जो 1% की वृद्धि है, लेकिन वो कितने साल के लिए उधार दिया है? 2 साल के लिए उधार दिया है। तो दो 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 रुपये। तो ये 2 रुपये जो अधिक मिल रहे हैं वो 24 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो 2% की वैल्यू जो है हमारी 24 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू 24/2 यानी कि 12 रुपये के बराबर। तो 100% की वैल्यू 12 गुणा 100 यानी कि 1200 के बराबर हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, 4 माइनस के 2 बराबर 8, तो 7 माइनस के 3 बराबर 22, 6 माइनस के 3 बराबर 9, तो 9 माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए देखिए, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 में से 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 16 में से 2 का क्यूब मतलब 8, घटाते हैं कितना आ जाएगा? 8। 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, घटाते हैं कितना आ जाएगा? 22। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, घटाते हैं कितना आ जाएगा? 9। इसका मतलब पहले का वर्ग माइनस के 3 दूसरे का क्यूब। पहले का वर्ग कितना है? 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 81 में जब 64 घटा दें कितना बचेगा? 17। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, एक लड़का बिंदु x से 80 मीटर दूर y की तरफ सीधा चलता है, यानी ये कोई बिंदु हमने x मान लिया। इस x से 80 मीटर दूर y की तरफ चलता है, यानी इधर मान लेते हैं y है, जो कितनी दूरी पर है? 80 मीटर की दूरी पर है। क्लियर? अब आपसे बोला है कि फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, यानी दाईं ओर मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है। फिर वो पुनः दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। कितना चलता है? 70 मीटर चलता है, यहाँ मान लेते हैं 70 मीटर है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, यानी काम पहुंच जाता है डायरेक्ट
10 मीटर की दूरी पर कहाँ पहुँच जाता है, यानी ये पूरा 80 मीटर की दूरी थी ना, ये 70 है, यहाँ कहाँ पहुँचेगा, ये इधर पहुँचेगा 70 मीटर की, सॉरी 10 मीटर की दूरी पर। आपसे पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 80 मीटर थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 70, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 70। ये पूरी दूरी कितनी है, 80। आपसे पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 गुणा 85 बराबर ये दे रखा है, तो 73 गुणा 42 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 1685 कितना है, 8651। तो देखिए क्या क्या किया है इसने, 16 को हमने लिख लिया 1 और 16 का हमने उल्टा करके लिख दिया, सॉरी 85 को लिख लिया हमने इस तरह से 8 और 5। उसके बाद 16 को हमने उल्टा करके लिख दिया, 16 को उल्टा करके मतलब पहले 1 बाद में 6, ये आ जाएगा 1 अब ये आ जाएगा 6, ठीक है, पहले 6 फिर बाद में 1, यानी 16 का उल्टा कर दिया हमने 61। अब इसको हम उल्टा कैसे 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 लिखेंगे, ये दूसरे वाले को लिख लिया 42 हमने इस तरह से लिख लिया, और पहले वाले का उल्टा, यानी पहले 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 7, यानी 43 27, 43 27 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और वह तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। देखिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, इसके प्रारंभिक बिंदु और इसकी वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए पासे वाले सवालों को कैसे करते हैं, देखिए आपको यहाँ चेक करना है कि कॉमन संख्या क्या आ रही है। यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बच्चा यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4। तो देखिए जब दो संख्याएं कॉमन आ जाए किसी पासे में, तो बाकी जो दो संख्या होती हैं वो आपस में एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट दिशा में होती हैं। यानी यदि 3 है, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4। आपसे 3 के अपोजिट में पूछा है कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जब दो संख्या कॉमन हो तो आपको बाकी जो संख्या बची है वो एक दूसरे क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी कि विपरीत दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपको बताना है कि गुप्तचर का संबंध मुखबिर से है, तो संवाददाता का संबंध किससे होगा, सूत्र से होगा, संपादकीय से होगा, समाचार से होगा, या फिर निबंध से होगा। तो संवाददाता का संबंध हो जाएगा आपका समाचार से। नेक्स्ट देखिए, 18 का संबंध 30 से है, तो 36 का संबंध किससे होगा। देखिए किस तरह से करेंगे इसको सवाल को। देखिए 18 का दूना कितना होता है, 36, यानी 18 गुणा 2, 18 गुणा 2 माइनस के 6, और 36 में 6 कितना बचेगा, 30। तो 36 का दूना कितना हो जाएगा, 36 गुणा 2 माइनस के 6, 36 दूनी 72 माइनस के 6 कितना होता है, 66। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 66। नेक्स्ट देखिए, ये 0.16 से कितना आ गया, 0.0016। इसका मतलब इसमें हमने 100 से भाग और कर दिया है। 1.02 में जब 100 से भाग और कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.10, सॉरी 0.0102, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्या करना है, क्या किया था इसने, पहले वाली संख्या में 100 से भाग कर दिया है, तो इस वाली संख्या में जब 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.0102। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आपको दे रखी है CC डैश CC BC डैश ACC BCC डैश C डैश B। इस सीरीज को कंप्लीट करना है, तो किस तरह से करेंगे, देखो आपको हिंट कहाँ से मिलेगी, हिंट मिलेगी आपको इस वाली लाइन से। तो B के बाद में क्या दे रखा है, डबल C, और C के बाद डबल C के बाद में क्या दे रखा है, B। देखिए आपको बीच में क्या दे रखा है, A भी दे रखा है, तो या तो पहले A आएगा या फिर पहले B आएगा। हम उसमें ऑप्शन में चाहता ले लेंगे। ऑप्शन में सबसे पहले क्या दे रखा है, A दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यानी CCA CCB, फिर आ जाएगा CCA, फिर आ जाएगा CCB, फिर CCA, फिर CCB। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ACAC, यानी ACAC किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यदि यदि ए का अर्थ क्या है, जोड़ना, एम का अर्थ क्या है, गुणा करना, डी का अर्थ क्या है, भाग, और जी का अर्थ क्या है, से अधिक, और एल का अर्थ क्या है, से कम, तो निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से सही होगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको
सबकी वैल्यू रखनी है और समीकरण को संतुष्ट करके देख लेना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको वैल्यू रखोगे, समीकरण को सॉल्व करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए समीकरण दिया हुआ है, आपको इस चिन्ह दे रखे हैं, इन चिन्हों के हिसाब से इसमें फिट करना है और समीकरण को संतुष्ट करना है, यानी कि सेटिस्फाई करना है। दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले दे रखा है भाग का चिन्ह, यानी 16 बट्टे में कितना आ जाएगा 6। 16 बट्टे 6 जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता ऑप्शन। देखिए दूसरा दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए 4/6 दे रखा है, कितना दे रखा है 4/6, यानी 6 के बाद में करना डिवाइड का चिन्ह आएगा तो 4/6 हो जाएगा। तो ये देखिए 4/6 भी पॉइंट में आएगा, तो ये हमारा आंसर भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन हमारे क्या बचे, देखिए एक तो गुणा ये वाला बचा, एक ये वाला। तो पहले हम गुणा करेंगे तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 24 चौका, ये कितना आ जाएगा 4/24, यानी ये वाला आंसर भी हमारा नहीं हुआ। फिर आपका ऑप्शन बचा ये वाला। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो भाग आया है 6/4, ये यहाँ पर किससे कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, क्योंकि पहले क्या दे रखा है गुणा में। तो 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, और 4 6 24 बराबर क्या जाएगा 24 की। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सीरीज दे रखी है, आपको बताना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 7 19, 19 और 12 31, 31 और 19 50। यानी आपको आगे वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो 31 और 19 कितना हो जाएगा 50, यानी राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 50। नेक्स्ट देखिए 3 और 2 5, फिर कितना आया 6 आया, फिर 9 आया। देखिए दो सीरीज बननी है यहाँ पे, 3 + 3 6, फिर 3 9, फिर 3 12। नेक्स्ट यहाँ पे अगर संख्या पूछी जाती तो कितना आ जाती 15। लेकिन आपको दूसरी सीरीज देखते हैं, 5 और 6 11, 11 6 17, 17 और 6 23। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 23। नीचे वाली सीरीज में +6 हो रहा है, ऊपर वाली सीरीज में +3 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो रही हैं। अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनी को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आपसे बोला कि वित्तीय कंपनी खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो सकती है। इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, अच्छा प्रबंधन वित्तीय कंपनी को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। अच्छा प्रबंधन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये हमारा निष्कर्ष नहीं हो सकता। दूसरा, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। तो उचित प्रबंधन, जैसे वित्तीय कंपनी खराब प्रबंधन क्या होता है, कारण खत्म होती जा रही है, तो उचित प्रबंधन के कारण क्या हो सकता है, विकास में सहायक हो सकता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी दूसरा जो आपका निष्कर्ष है वो आपका सही निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। यानी सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी क्या है, स्वस्थ होते हैं। देखिए क्या निष्कर्ष निकल सकता है इससे, सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं, ये तो जरूरी नहीं है। सभी अच्छे खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, लेकिन सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होंगे ये जरूरी नहीं है। यानी आपका एक निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सोहन स्वस्थ है। देखिए सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और सभी अच्छे खिलाड़ी क्या है, स्वस्थ हैं। इसका मतलब सोहन भी क्या होगा, स्वस्थ हो जाएगा। यानी आपका विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी निष्कर्ष सेकंड आपको फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए नीचे आकृति दे रखी है, ये आपको ये आप इस तरह से घुमा सकते हो या फिर आप इस तरह से घुमा सकते हो। आपको बताना है इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।